मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग ने 1853 के चार्टर एक्ट तक भारत के संवैधानिक विकास में चर्चा कर ली थी। इस चर्चा को आज आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1858 की क्रांति, 1858 की क्रांति मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था। 1857 की क्रांति जो है, 1857 की क्रांति जो है, इससे पहले का जो शासन है वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा और इसके बाद का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। कल हम लोगों ने इस पे चर्चा भी कर ली थी। 1857 के पहले कंपनी के द्वारा और इसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। क्रांति की अगर हम बात करें तो भारत में क्रांति होने के उस समय 1857 की क्रांति होने के बहुत से कारण थे, जिनमें अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को मना कर दिया प्रयोग करने से और उसके बाद में अपने संबंधित अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर इसी घटना में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं डेटों पर थोड़ी चर्चा कर लूं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अच्छा, इस क्रम में आगे अब क्या क्रांति शुरू होने की डेट ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर मंगल पांडे जिनको भी फांसी दी जा रही है, ये क्रांति को कहीं ना कहीं इसकी स्टार्ट होने में, यानी इसका प्रारंभ होने के एक बड़ा अहम रोल निभाएंगे। लेकिन क्या यहीं से क्रांति शुरू हो गई? नहीं। हाँ, लेकिन शुरुआत जरूर ये है। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। 9 मई 1857 करीब 85 अन्य सैनिकों ने भी मेरठ के ही, ये भी कहां के थे मंगल पांडे? मेरठ के। कहां तैनाती थी इनकी? मेरठ में तैनाती थी। तो मेरठ के ही 85 अन्य सैनिकों ने भी चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया। और फिर ये जो मना करने का तरीका था, 10 तारीख को इनका और उग्र हो जाता है और करीब 3 बटालियन मिलकर के मेरठ के अंदर एक उपद्रव या कहेंगे एक विरोध शुरू कर देती हैं और 10 तारीख को औपचारिक डेट मानी जाती है 1857 की क्रांति की। अब 10 मई 1857 को विरोध करने के बाद में यहां पर कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारियों को मारने पीटने, उनकी हत्याएं करने के बाद में ये जो सैनिक हैं ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद में मुगल सम्राट, जो भी भारत में मुगल सम्राट हैं, वो आपके बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देते हैं। और अब यहां से शुरू होता है 1857 की क्रांति का विरोध, या आप समझेंगे 1857 की क्रांति यहां से शुरू होती है। 10 मई 1857 दिल्ली पहुंचने के बाद इनको एक लीडर मिल जाता है, एक प्रॉपर ऐसा नेता मिल जाता है, एक ऐसा चेहरा मिल जाता है जिस चेहरे पर अब देश भर में क्रांति और आगे बढ़ाई जाए। फिर बाद में ये क्रांति उत्तर भारत में कई सारी जगहों पर, जैसे आपके कानपुर हो गया, तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर में, झांसी में आपके रानी लक्ष्मीबाई, अवध यानी आपका जो लखनऊ क्षेत्र है, बेगम हजरत महल, ये सारे लोग मिलकर के उत्तर भारत में क्रांति को लीड करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके ये लगभग जितना भी हमारा उत्तर भारत या संपूर्ण भारत के तमाम क्षेत्रों में ये क्रांति फैल जाती है, शुरू हो जाती है। अब इतने बड़े स्तर पर क्रांति हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो उस समय पर वर्तमान में ब्रिटिश सेना का सेनापति था, वो कहीं ना कहीं इस क्रांति को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो अब एक परिवर्तन करते हैं, ब्रिटिश सेना का सेनापति बदल जाता है। देखिए, समझिएगा जरा एक बात, इस बात को कि उस समय पर जब क्रांति चल रही है, एक क्वेश्चन बहुत आपसे पूछ भी लेता है कभी कभी, जब ये क्रांति चल रही है
तब ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन है? तो उस समय ब्रिटिश सेना के सेनापति होते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं, ब्रिटिश सेना के सेनापति होते हैं एमिशन, उनका नाम होता है एमिशन, ठीक है, जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। जब 1857 की क्रांति हो रही है तब के सेनापति कौन है? ब्रिटिश के जॉर्ज एनिसन। क्रांति इनसे या जो विद्रोह है इनसे संभल नहीं रहा है, तब कौन बुलाया जाता है? कॉलिन भैया। कॉलिन भैया का मतलब कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। अब सेनापति 1857 की क्रांति शुरू होने के पहले कौन है? एनिसन। इसके बाद में जो अगले सेनापति बनाए जाते हैं उनका नाम है कॉलिन कैंपबेल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको समझते रहिएगा, क्योंकि कैंपबेल ने भारत के तमाम हिस्सों पर, कानपुर, अवध, ठीक है, फैजाबाद, इन तमाम हिस्सों पर जो क्रांति चल रही थी इसका दमन करने में एक बड़ा रोल निभाया। इस वजह से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉलिन कैंपबेल। ज्यादातर हिस्सों में क्रांति को दबाने वाले या उसका दमन करने वाले जो सेनापति हैं उस समय, जो अंग्रेजी सेना के प्रमुख हैं, उनका नाम है कॉलिन कैंपबेल। ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में लगभग पूरे भारत में धीरे धीरे करके ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे ये खत्म हो जाते हैं और अब समय आता है ब्रिटिश संसद से भारतीयों के लिए एक सुधार के रूप में नए अधिनियम लाने का। और अब जो हम लोग नया अधिनियम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम के रूप में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। सबसे पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1858 सबसे पहली बार ब्रिटिश संसद में 12 फरवरी को विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। उस समय पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनका नाम आप कह सकते हैं कि पाम्स्टन। याद रखना, एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्रांति के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री का नाम पाम्स्टन है। ये बात आपको याद रखनी है और यही ये विधेयक पेश करते हैं या इनके द्वारा ये विधेयक पेश कराया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से। बाद में किन्हीं कारणों से ये इस्तीफा दे देते हैं और फिर जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है डर्बी, लॉर्ड डर्बी। तो ये बात समझ गए। 12 फरवरी को भारत सरकार अधिनियम 1858 संसद में पेश किया गया, किन्हीं कारणों से पाम्स्टन इस्तीफा दे दिए। फिर जो अगले प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के उनका नाम है लॉर्ड डर्बी। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अब जरा समझिएगा कि इस जब ये विधेयक कहीं ना कहीं पारित हो जाता है ब्रिटेन की संसद में, ये डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 अगस्त 1858 को, 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के सिग्नेचर के बाद, देखिए कोई भी जब विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो उसको अधिनियम बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे आज के समय भी हमारी जब कोई सरकार विधेयक लेके आती है तो उसको अधिनियम बनाने के दौरान कई सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे उसको राज्यसभा या लोकसभा में पहले ले जाते, फिर वहां से पास कराने के बाद में अन्य दूसरे सदन में ले जाते हैं, फिर उसके बाद में ये जो विधेयक है ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब इस पे अपने सिग्नेचर कर देता है तब ये अधिनियम बन जाता है। सेम वही प्रोसेस संसद में आया, वहां के सदन में गया, 2 अगस्त 1858 में उस समय जो महारानी थी उनसे सिग्नेचर के बाद में ये अधिनियम बन गया, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब हम लोग विस्तार से एक एक करके जानते हैं कि इस भारत सरकार अधिनियम 1858 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
चलिए, सबसे अहम पॉइंट जो लगातार मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि 1857 की क्रांति से पहले कंपनी थी और 1857 की क्रांति के बाद शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। तो अब सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यह है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर देना। कंपनी के शासन को समाप्त कर देना। और अब शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। अब तक कौन शासन कर रहा था? कंपनी। पहले पॉइंट में भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1858 में यह आया कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। अब क्या जो इंग्लैंड का राजकुमार है वो भारत में शासन करने आएगा? जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड का राजकुमार तो भारत में शासन करने नहीं आएगा, तो कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमने आपसे सबसे पहले इनके कुछ इससे पहले अधिनियमों में आपसे चर्चा की है नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड। ये दो तरीके बोर्ड होते थे, यानी नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल। नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, ठीक है। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के अधिकारों को नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है उसके दूसरे पॉइंट में हमने चर्चा की कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब भाई बताइए कि अगर निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, अगर नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, तो अब काम कौन करेगा? तो काम करने के लिए भारत परिषद का गठन किया जाता है। और ये जो भारत परिषद है ये काम किसके लिए करेगी? ये काम करेगी भारत सचिव के लिए। भारत सचिव एक पद बनाया गया जो कि ब्रिटेन की संसद का हिस्सा होगा। एक इसके बारे में पॉइंट, ये जो ब्रिटेन की, ये जो भारत सचिव है ये ब्रिटेन की संसद का हिस्सा होगा। संसद का हिस्सा होगा कौन? भारत सचिव ब्रिटेन की संसद का हिस्सा होगा, मंत्री परिषद का सदस्य होगा। भारत सचिव ब्रिटेन की संसद का हिस्सा होगा, मंत्री परिषद का सदस्य होगा। और इसके लिए भारत में जो काम करने वाली परिषद है उस परिषद का नाम है भारत परिषद। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। इतनी बात समझ आ गई? यानी अब नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में भारत सचिव के पद का गठन किया गया। और ये जो भारत सचिव का पद है ये ब्रिटेन की संसद का हिस्सा होगा, मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। और इसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया और भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 15 होगी। किसी को इतना समझने में कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद गठित हो गई। ये किसके लिए काम कर रही है? भारत सचिव के लिए काम कर रही है। अब अगर गवर्नर जनरल के काम से ब्रिटेन की संसद इतना खुश होती तो क्यों भारत सचिव जो सीधे ब्रिटेन की संसद का हिस्सा है उसको भारत में इनरोल करती, शासन का हिस्सा बनाती? इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझते हैं। तीन पॉइंट हो गए। सबसे पहले कंपनी का शासन खत्म कर दिया। कंपनी के शासन को खत्म करने के बाद में ब्रिटिश शासन को स्थापित कर दिया। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अब भारत का शासन किया जाएगा। दूसरी चीज, जब ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा किसके माध्यम से करेगा? भारत सचिव के माध्यम से करेगा। भारत सचिव के माध्यम से करेगा। और इनकी मदद के लिए भारत परिषद है। भारत परिषद
कितने सदस्यों की है? 15 सदस्यों की है। भारत सचिव और इनकी मदद के लिए भारत परिषद, ये कहां के हिस्सा? ब्रिटेन की संसद के हिस्सा। अब जरा समझिएगा, गवर्नर जनरल जो उस समय वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल थे, अब इनके पद को नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और अब इनके पद का जो नया नाम होगा वो होगा वायसराय। ठीक है, वायसराय। इतनी बात सभी को समझ आ गई? गवर्नर जनरल के पद के नाम को बदल दिया और अब नया नाम दे दिया वायसराय। काम वही होंगे लेकिन नाम में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब जो गवर्नर जनरल था वो किस नाम से जाना जाएगा? वायसराय के नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले वायसराय का नाम क्या है? भारत के पहले वायसराय का नाम क्या है? बताइए। भारत के पहले वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग है। भारत के पहले वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिएगा, भारत सचिव जो ब्रिटेन की संसद का हिस्सा है, उसकी मदद के लिए भारत परिषद आ गई। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और है कौन वर्तमान में वायसराय? 1858 में लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग को भारत सचिव की बिना आज्ञा के कोई काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी लॉर्ड कैनिंग या जो वायसराय पोस्ट है, जो वायसराय पद है, ये जो भी काम करेगा इसके लिए आज्ञा किससे इसको लेनी पड़ेगी? भारत सचिव को लेनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, चौथा, यानी वायसराय को सभी तरह से कोई भी अपना जो है कार्य करने के लिए सबसे पहले आज्ञा किससे लेनी पड़ेगी? भारत सचिव से लेनी पड़ेगी। लेकिन सारी चीजों के लिए नहीं, कुछ एक विषयों पर। फिर इसके बाद में आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, जब ये 1858, चूंकि अब कंपनी का शासन खत्म हो गया, तो जब कंपनी का शासन खत्म करके जब नया शासन आता है तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये सबसे पहली बार भारत में कहां पर किसके द्वारा पढ़ा गया, कब पढ़ा गया? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया के द्वारा भेजा गया भारत सरकार अधिनियम 1858 को पढ़ा। इतनी बात सभी को समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इस 1858 के अधिनियम में और कौन से ऐसे विषय थे जिनको हम लोग थोड़ा सा समझें? एक पॉइंट को और अगर हम ऐड कर ले तो छठे पॉइंट के रूप में, जो हमने पिछले अधिनियम में पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है इसका विधि सदस्य है, अब यहां पर विधि सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार क्राउन को दे दिया गया। यानी अब जो विधि सदस्य है इसको मनोनीत करने का अधिकार किसको दे दिया गया? ब्रिटेन के क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ी। अब 58 के भारत शासन अधिनियम के बाद में जो अगला अधिनियम आता है उसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगले अधिनियम का नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए 1858 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में शासन शुरू किया गया। अब जाहिर सी बात है कि शासन में ब्रिटिश क्राउन कुछ ऐसा दर्शाएगा जिसमें भारतीयों को लगे कि अब जो नियम कानून आ रहे हैं वो भारतीयों के लिए आ रहे हैं। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसको हम लोग कौन कौन सी संज्ञा देते हैं या कौन कौन से नामों से और से जानते हैं? इसको हम लोग सहयोग की नीति, आपसे पेपर में पूछता है सहयोग की नीति,
सहयोग की नीति के नाम से कौन सा अधिनियम आया, या किस अधिनियम को सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता आदि नामों की संज्ञा दी जाती है? तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन बिंदु होते हैं जिन पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बिंदु की बात करें या सबसे पहली बात की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत में संवैधानिक विकास का, भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। ठीक है, यानी भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया यानी यहां से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को एक ढांचा दिए जाने की कोशिश की जाती है। यानी भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किस अधिनियम को मानते हैं? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 को मानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग समझें? गवर्नर जनरल की अपनी एक परिषद है, हमने पिछले अधिनियम में आपसे चर्चा भी की थी। इसके परिषद में 4 सदस्य हैं। एक सदस्य विधि सदस्य था, एक सदस्य कैसा सदस्य था? विधि सदस्य था। यहां पर एक सदस्य और ऐड कर दिया जाता है। यहां पर गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य और ऐड किया जाता है और इस सदस्य को नाम देते हैं विधि वेत्ता। विधि वेत्ता का अर्थ होता है विधि को अच्छी तरीके से जानने वाला, समझने वाला और कहीं ना कहीं इसको कह सकते हो प्रोफेशनल। जैसे आप वकील कहते हो ना, विधि को जानते समझते हैं और पूरी तरीके से विधि में ही उनका जीवन लिप्त है, तो वैसे व्यक्ति को यानी वकील प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? विधि वेत्ता। जो 5वां सदस्य जोड़ा जाएगा वो कौन सा होगा? विधि वेत्ता होगा। सबसे पहला पॉइंट भारत का संवैधानिक विकास का सूत्रपात। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल के परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया, कौन सा? विधिवेत्ता सदस्य जोड़ा गया। तीसरे पॉइंट पे बातचीत कर लेते हैं। इसी अधिनियम को सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग बात करें तो गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया जाता है। इस पॉइंट पे अगर हम और चर्चा करें तो गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया जाता है कि आप भारत में प्रांतों का विभाजन कर सकते हो, प्रांतों का विभाजन कर सकते हो, नए प्रांतों का गठन कर सकते हो, प्रांतों का विभाजन कर सकते हो, नए प्रांतों का गठन कर सकते हो, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हो, प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति कर सकते हो। समझ रहे हो ना, गवर्नर जनरल को ये पावर दिए गए कि आप प्रांतों का विभाजन कर सकते हो, प्रांतों में नए प्रांतों का गठन कर सकते हो, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हो, या फिर प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्तियां भी इसी अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हो। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अब इसके आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। बारी बारी से आप लोग एक एक पॉइंट देखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अभी नई गठित हुई है भारत परिषद, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसमें। भारत परिषद को अधिकार दिया गया, भारत परिषद किसी एक उद्देश्य से आई, भारत परिषद को अधिकार दिया गया कि आप भारत में विधि का निर्माण करो, भारत में विधि का निर्माण करो। भारत में विधि का निर्माण यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए, भारत में रहने वाले प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक के लिए, भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है उन सबके लिए, चाहे वो किसी भी प्रांत का राजा हो, राजा जो रियासतें थी उनका राजा हो, किसी भी व्यक्ति के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा? भारत की या जो भारत परिषद है ये करेगी विधि का निर्माण, यानी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया किसको? भारत परिषद को। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल परिषद इसकी कितने लोगों की?
4 लोगों की थी, एक इसी अभी अधिनियम में बढ़ाई गई, पांचवा सदस्य जोड़ा गया जिसका नाम विधिवेत्ता, यानी जो विधिवेत्ता जो है, ठीक है। अब इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो अपनी परिषद में एडिशनल, यानी अपनी परिषद में मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है 6 से 12 सदस्यों को, वो चाहे तो मनोनीत कर सकता है 6 से 12 सदस्यों को, जिनमें से आधे गैर सरकारी होंगे, जिनमें से आधे कैसे होंगे, गैर सरकारी। यहां पर जो गैर सरकारी शब्द है इसका अर्थ भारतीयों से है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आधिकारिक रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो समझा जाता है, जो उस समय पे चीजें थी, उस हिसाब से जो गैर सरकारी शब्द है इसका अर्थ भारतीयों से है। यानी गवर्नर जनरल अपनी परिषद में अलग से 6 से 12 लोगों को नियुक्त कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। इन जो मनोनीत सदस्य हैं, जैसे आज के समय पे हमारे राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जो गवर्नर आज के सदस्य और तब के सदस्यों में अंतर भी है। जो तब गवर्नर जनरल सदस्य मनोनीत करता था, इनके अधिकार क्षेत्र लिमिटेड थे, परिषद का हिस्सा बनते थे, लेकिन परिषद के सिर्फ अपनी राय देने के लिए, ना मानने के लिए गवर्नर जनरल के ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल इनकी राय या जो परिषद के सदस्य हैं उनकी राय माने। एक पॉइंट और है इसी में कि गवर्नर जनरल को वीटो दिया गया, गवर्नर जनरल को वीटो दिया गया कि इनकी राय मानने या ना मानने के लिए उसका अपना अधिकार है, वो चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। तो ये सारे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें छूट जाता है जिस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारत में विभाग प्रणाली की शुरुआत, भारत में विभाग, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में विभाग प्रणाली का जनक कौन है। तो विभाग प्रणाली का जनक कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग है। विभाग प्रणाली के जनक, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के, भारत में जो आज की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है इसके जनक या विभाग प्रणाली के जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। और यह भी किस अधिनियम के अंतर्गत है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इतनी बातें समझ आ गई। अच्छा चलिए, अगला अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से पहले भारत में आप लोगों को एक पता होगा कि 1885 में कांग्रेस का 1885 में कांग्रेस का गठन हो जाता है। 1885 में कांग्रेस का गठन हो जाता है और ये कांग्रेस के जो सदस्य हैं, इसके अलावा भारत में एक मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है कि भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिस दबाव के चलते गवर्नर जनरल की जो परिषद में मनोनीत करने की संख्या थी, उसमें एक बात कहती गई कि मिनिमम यानी न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य, मैक्सिमम 16 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, जिसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होना जरूरी है, जिसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होना जरूरी है। इससे पहले जो केंद्रीय कार्य परिषद होती थी, इसके जो भी सदस्य होते थे गैर सरकारी, वो सारे गैर सरकारी सदस्य सिर्फ बैठक का हिस्सा होते थे, इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, इन्हें चर्चा करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? आपके लिए क्वेश्चन है, अनुपूरक प्रश्न
क्या होता है, मैं बता देता हूं। देखिए, अनुपूरक प्रश्न ये होता है जब किसी संसद में या किसी सदन में जब कोई कार्रवाई चल रही होती है, चर्चा चल रही होती है, उस चर्चा के दौरान एक प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का संबंधित मंत्री उत्तर देता है, उत्तर देने के बाद में फिर अगर कोई उसी प्रश्न पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी उसी उत्तर पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उस पूछे जाने वाले प्रश्न को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे मान लिया आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, आपने उसका उत्तर दिया, उस उत्तर में फिर हम कोई अगर प्रश्न पूछें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपूरक प्रश्न। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में नहीं दिया गया, जबकि प्रश्न पूछने और चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया। इतनी बात सभी को समझ आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, किसके द्वारा हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। अच्छा, दूसरा बिंदु जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो निर्वाचन पद्धति। ये अधिनियम जाना ही एक बिंदु के लिए जाता है, वो जाना जाता है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। ठीक है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यानी इसका आरंभ होता है। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 1892 के अधिनियम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो हम लोग इसके अगले अधिनियम पढ़ेंगे आपका 1909 का होगा, 1919 का होगा। 1909 का जो अधिनियम होता है उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसके बाद का जो है वो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगली क्लासों में हम लोग 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम पर बातचीत करेंगे।